नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नेशनल एजुकेशन अड्डा पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं पहले बताया था आपको कि हमारे यहाँ कक्षपाल का, झारखंड कक्षपाल पुलिस या फिर एसएससी जीडी का, रेलवे का, बैंकिंग का, ऐसा सभी चीज़ों का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं कर भी दिया था, लेकिन किसी रीजन से कुछ परेशानी थी और कुछ टीचर्स यहाँ पे नहीं थे, बाहर गए थे, जिसकी वजह से नई क्लास हुई। ठीक है, लेकिन हिंदी का बताया था, इंट्रोडक्शन भी देते। हिंदी का जो हमारे प्रदीप सर है वो आप लोगों के बीच आज आ चुके हैं और हम लोग सभी जुड़ रहे हैं। और प्रदीप सर आइए, आज से प्रदीप सर जो हिंदी पढ़ाने वाले हैं, हिंदी का व्याकरण और हिंदी का नमस्कार सभी टॉपिक दोस्तों, है। मैं आपके समक्ष हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ, जैसा कि आपको दिलीप सर ने बताया। चलिए, आज हम लोग प्रथम अध्याय भाषा, व्याकरण और बोली के विषय में डिस्कशन करते हैं। हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है जो कक्षपाल या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आज हम लोग प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है भाषा, व्याकरण और बोली। तो भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले मनुष्य जब जन्म लिया था तो वह बोलना सीखा। वह अपने विचारों का एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करता है कि कैसे हम अपने मन के विचार को दूसरे के सामने रखें ताकि वो मेरी बात को समझे। इसी तरह से भाषा का विकास हुआ। आइए हम लोग समझते हैं। मनुष्य अपने विचारों मतलब उसके अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उस विचारों से है, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। तो वो बोल कर भी कर सकता है या इशारा से भी कर सकता है। बच्चा लोग क्या करता है? इशारा से करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अभी हम लोग हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी जो बोलते हैं वो भाषा है। कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई संस्कृत भी बोलता है, कोई बंगला, कोई तमिल आदि। ये सभी क्या है? भाषाएं हैं। इस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं ताकि मेरे अंदर जो भावना है, जो विचार है, वो समझ सके। उसे भाषा कहते हैं। तो इस भाषा का क्या महत्व है? भाषा का महत्व है विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों का आदान प्रदान का मतलब है कि जो हम सोच रहे हैं और कोई दूसरे कोई सोच रहा है तो वो एक दूसरे की बात को समझे, तो विचारों का आदान प्रदान होता है। शिक्षा का माध्यम है। शिक्षा का माध्यम मतलब जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी विषय में बोल रहा हूँ तो हिंदी भाषा बोलकर आपको समझा रहा हूँ, तो एक शिक्षा का माध्यम है। इतने सारे बुक्स, मैगजीन, पेपर ये सब आते हैं, वो सभी विषय में हिंदी, इंग्लिश में लिखे रहते हैं, तो एक शिक्षा का माध्यम है। समाज और संस्कृति को जोड़ती है। किसी एक जगह पर रहने वाले लोग एक तरह का भाषा बोलते हैं तो वो एक समाज बन जाता है और उस समाज और वहाँ का कल्चर है वो एक दूसरे से जुड़ जाता है। ज्ञान का प्रसार करती है। ज्ञान का प्रसार मतलब अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी आविष्कार के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हिंदी भाषा में लिख देगी या इंग्लिश में लिखा गया तो उससे हम लोग क्या करते हैं? उस भाषा में पढ़ करके बहुत कुछ सीखते हैं, तो ज्ञान का प्रसार होता है। इस तरह से भाषा का महत्व खत्म हुआ। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाषा को शुद्ध एवं सही ढंग से बोलने, लिखने और समझने के नियमों को समूह व्याकरण कहलाता है। भाषा तो हम लोग सीख गए, लेकिन भाषा को सही रूप से लिखना ताकि वो सही तरीके से पढ़ा जा सके। तो सही रूप से लिखना, सही ढंग से बोलना, उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो भाषा और व्याकरण में अंतर है। भाषा किसी भी तरह से बोला जा सकता है, लेकिन उसको सही रूप से बोलना वो व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ है? तो व्याकरण के लाभ देखें। व्याकरण सीखने से क्या फायदा है? शुद्ध भाषा का प्रयोग होगा। बोलने और लिखने में त्रुटियां मतलब कि गलतियां कम होती है। भाषा प्रभावशाली बनती है। अर्थ स्पष्ट होता है।
तो व्याकरण सीखने से क्या होता है कि अर्थ स्पष्ट होता है। अर्थ स्पष्ट होने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं कि शुद्ध भाषा का प्रयोग होता है। अब हम लोग उल्टा लिख देते हैं, शुद्ध प्रयोग भाषा होता है, तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन व्याकरण जानने से क्या होगा कि हम लोग इसको सही तरीका से अरेंज कर सकते हैं और समझा सकते हैं। तो व्याकरण सीखने से हम लोग को अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब आगे देखिए, तो एक भाषा था, भाषा एक व्यापक रूप है। नेक्स्ट है बोली। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा बोली। बोली क्या है? किसी भाषा का वह स्थानीय रूप जो किसी विशेष क्षेत्र में बोला जाता है, बोली कहलाता है। मतलब बोली जो है किसी विशेष क्षेत्र में बोला जाता है। एक छोटे से जगह में जब किसी भाषा का विकास होता है तो उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, हिंदी की बोलियां। हिंदी में क्या है? अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, बुंदेली है, हरियाणवी है, मगही है आदि। जैसे हिंदी की बोलियां हैं, ये अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बोला जाता है। जैसे कि भोजपुरी बिहार में बोला जाता है। तो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र में जब भाषा को तोड़ दिया गया, अलग अलग तरीके से बोला गया, तो उसको बोली कहा गया। तो भाषा का छोटा रूप एक तरह से क्या है? बोली है। आगे देखिए क्या है विशेषताएं। देखिए बोली जो है सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्र कहने का मतलब है कि छोटे से जगह में बोली जाती है। ये नहीं कि पूरा इंडिया में बोला जाता है। पूरा इंडिया में नहीं बोला जाता है। तो जो छोटे क्षेत्र में बोला जाता है उसको कहते हैं बोली। उच्चारण और शब्दों में अंतर होता है। अलग अलग बोली का उच्चारण और शब्द में अंतर आएगा। सामान्यतः इसका साहित्य कम होता है। साहित्य कम होता है का कहने का मतलब है कि जैसे कि किसी विषय में हमको किसी बुक लिखना है तो हिंदी विषय में आपको ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन मगही, हरियाणवी या बुंदेली में थोड़ा कम मिलेगा। तो साहित्य कम होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जिसका विस्तार जो है कम है बोली का। तो बोली क्या है? छोटा रूप है और भाषा क्या है? एक बड़ा रूप है। इसको अंतर समझते हैं हम लोग। देखिए भाषा और बोली में अंतर अब स्पष्ट हो जाएगा। भाषा क्या है? व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है कहने का मतलब है पूरे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। पूरे इंडिया में जैसे हिंदी बोली जाती है तो एक भाषा है हिंदी। और बोली क्या? सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो इंडिया के किसी स्टेट में बोली जा रही है, जैसे बिहार में बोली जा रही है, तो एक छोटा क्षेत्र में बोला जाता है, सीमित क्षेत्र में, तो बोली कहलाएगा। इसका अपना व्याकरण होता है। भाषा का क्या होता है? एक अपना नियम होता है, उसको व्याकरण कहते हैं। स्थानीय रूप होता है। और इसका बोली में क्या है? उसके वहाँ के लोग एक सीमित क्षेत्र का एक स्थानीय रूप में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? व्याकरण में इसका एक नियम बना होता है। जैसे कि हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब। अब भाषा में नेक्स्ट क्या है? साहित्य समृद्ध होता है और साहित्य अपेक्षाकृत कम होता है। साहित्य का मतलब पहले ही बताया आप लोग को कि साहित्य का मतलब है कि साहित्य जैसे किसी बुक लिख रहे हैं, कोई मैगजीन लिख रहे हैं या बड़ा बड़ा पुस्तक लिख रहे हैं, तो वो भाषा हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन वो मगही में या फिर ब्रज में, भोजपुरी में कम होगा। जैसे उदाहरण हिंदी में बहुत सारे पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन उदाहरण, और इसमें क्या? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, इसमें उतना नहीं मिलता है। तो छोटा छोटा जो रूप है वो बोली कहलाता है और एक व्यापक रूप है, बड़ा रूप जो है वो हिंदी है। तो हिंदी को भाषा कहेंगे और ये सब अवधी, ब्रज, भोजपुरी को बोली बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य बिंदु। अब हम लोग समझते हैं कि और इसको क्लासिफाई करते हैं। देखिए भाषा क्या है? तो विचार व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा कोई भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो ये सब भाषा से हम लोग क्या करते हैं? अपने विचार को व्यक्त करते हैं। व्याकरण क्या है? उस भाषा को शुद्ध बनाने वाले नियम, जो नियम है इसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और बोली क्या है? भाषा का स्थानीय रूप है। भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। अब आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, उस तरह से प्रश्न को आप देख लेंगे। जैसे कि देखिए भाषा किसे कहते हैं? तो आपको पहले ही समझा है, विचारों और भावों का आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। ऑप्शन में रहेगा कि भाषा किसे कहते हैं,
दे देगा क्या, विचारों का आदान प्रदान, या कुछ और ऑप्शन दे दिया, तो आप इसमें बना सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियमों के समूह व्याकरण कहलाता है, तो ये व्याकरण पूछ सकता है। बोली किसे कहते हैं? किसी भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। तो और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी की 4 बोलियां के नाम लिखे, ऑप्शन में दे देगा आपको अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, ये सारे आपके हिंदी है, और कुछ अलग दे दिया तो आप इसमें से टिक लगा सकते हैं। अंतर पूछेगा कहीं, भाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इस तरह से भाषा, व्याकरण और बोली में पूरी तरह से आपको समझाया गया कि तीनों में क्या अंतर है। अब इसी तरह से आप लोग अपना प्रश्न तैयार कर लेंगे जो एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाएगा। देखिए कुछ एडवांस प्रश्न लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार है? तो एक मौखिक भाषा होता है, तो जिस भाषा को बोलकर और सुनकर समझा जाता है उसको कहते हैं मौखिक भाषा। उदाहरण, बातचीत, भाषण, फोन पर बात करना। मतलब अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं या फोन से बात कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो मौखिक भाषा, क्योंकि हम लोग उसको बोल करके अपने विचार को एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। लिखित भाषा, लिखित भाषा में क्या है? जिस भाषा को लिखकर और पढ़कर समझा जाता है। तो लिखकर हम किसी के विचार को समझ रहे हैं, पढ़कर समझ रहे हैं, तो वो लिखित भाषा है। जैसे उदाहरण आपके सामने है पुस्तक, पुस्तक में हम लोग लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ते हैं। समाचार पत्र, परीक्षा का उत्तर पुस्तिका, ये सब क्या है? लिखित रूप में है, तो इसको लिखित भाषा बोलेंगे। अब दूसरा है हिंदी भाषा का परिचय। देखिए हिंदी भाषा की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी जो है भारत देश में प्रमुख भाषाओं में से एक है। बहुत सारी भाषाएं हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदी जो है प्रमुख भाषा है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कहने का मतलब है कि हिंदी जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है। लिखने का तरीका को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। इंग्लिश का क्या है? रोमन है। हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ? हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ। सबसे पहले संस्कृत था, उसके बाद वो प्राकृत हुआ, फिर अपभ्रंश हो गया और उसके बाद हिंदी के क्रम में हुआ। मतलब इसका जड़ जो है संस्कृत है। मतलब संस्कृत जानने वाला व्यक्ति हिंदी को अच्छी से पकड़ सकता है। धीरे धीरे अब आजकल संस्कृत खत्म होते जा रहा है, लेकिन संस्कृत से ही हिंदी निकला हुआ है। आगे देखते हैं भाषा के प्रमुख अंग। अब जो भाषा बना है ये वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण, ये सब के क्रम से बना हुआ है। इसका विस्तार अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन हम लोग समझते हैं जैसे वर्ण है तो वर्ण बहुत छोटा है। जैसे क लिखे तो क, देखिए ये क लिखे क, तो क में जो अ आ रहा है, क प्लस अ, क, तो ये क जो है ये एक वर्ण है, इसमें अ छिपा हुआ है। इसमें डैश लगाने का मतलब है कि इसमें अ नहीं है। अब शब्द, ये क और म दो ठो वर्ण मिला के बन गया शब्द। शब्द मिला के बन जाएंगे वाक्य, और वाक्य को सही ढंग से लिखने पर, सही तरीके मतलब इसमें व्याकरण, सही तरीके का यूज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? व्याकरण। और सबको मिलाने से क्या बन जाएगा? भाषा। तो वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण, इस सब के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए भाषा के गुण। भाषा के क्या गुण है? तो भाषा स्पष्टता लाती है, शुद्धता लाती है, सरलता लाती है और मधुरता लाती है। अगर हम किसी को अच्छे तरीके से बोलेंगे तो हमारे भाषा में मधुरता भी होती है। ये भाषा के गुण हैं। तो अगर आपके एग्जाम के क्वेश्चन में ये सभी ऑप्शन में से कुछ दिखे तो आप टिक लगा सकते हैं। व्याकरण के मुख्य भाग: वर्ण विचार, शब्द विचार,
और वाक्य विचार। ये सब के बारे में अलग से हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे के अध्याय में। अब देखिए भारत की प्रमुख भाषाएं क्या है, तो सबसे पहले हिंदी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी प्रमुख भाषा है। उसमें भारत में अभी अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ और मलयालम बोले जाते हैं। ये सभी भारत में विभिन्न तरह की भाषाएं हैं। अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के भाषा बोलते हैं। और इतने सारे भाषाएं होने के बाद भी भारत हमारा एकता का प्रतीक है। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, इसलिए इसे विविधता वाला देश भी कहा जाता है। विविधता मतलब अलग अलग। भाषा और बोली का उदाहरण देखिए, भाषा क्या हुआ, हिंदी हुआ, स्पष्ट हो गया कि भाषा हिंदी है। बोलियां क्या है, बोलियां में आप लोग का अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, हरियाणवी, राजस्थानी और मगही है। ये सब बोलियां हैं। उदाहरण देखिए, समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन उसी को भोजपुरी में क्या बोलेंगे, तू कहाँ जा ताड़ू। और